जो मुख्य प्रकरण है हमारा संधि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा में यूँ कहें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय। इसमें पहला शब्द विद्या है, दूसरा शब्द आलय है, तो हमें एक चीज इसमें हम पदांत भी कहते हैं। विद्या शब्द का जो अंतिम वर्ण है आ और आलय शब्द का पहला वर्ण है आ। यहां पर दोनों वर्णों में जो संधि हुई है आ प्लस आ बराबर आ, इन दोनों वर्णों में संधि हुई है, इसलिए हम इसको दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। आज हम यहां मुख्य रूप से व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि में हमारे सिलेबस के हिसाब से चार संधि मुख्य रूप से हैं। इनमें सबसे पहली है अनुस्वार संधि, दूसरी जसत्व संधि, तीसरी संधि है अनुनासिक संधि और चौथी संधि है तुकागम। हमारे व्यंजन संधि में जो सिलेबस के हिसाब से चार संधि है। पहली संधि अनुस्वार संधि, दूसरी जसत्व, तीसरा अनुनासिक और चौथी तुकागम संधि। हम सबसे पहले अब हम अनुस्वार संधि को स्पष्ट करेंगे। अनुस्वार संधि अनुस्वार संधि का जो नियम है कि पद के अंत में मैं के पश्चात, छात्र इसको लिख भी सकते हैं, पद के अंत में मैं के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए तो उसे अनुस्वार कर देते हैं। मैंने यहां पे नियम लिखा है, यदि पद के अंत में मैं के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो उसे हम अनुस्वार कर देते हैं, जिसको हम उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इनको हम मुख्य रूप से उदाहरण लिखते हैं। गृहं गच्छति, दूसरा है हरिम वंदे, तीसरा उदाहरण है कार्यं करोति। हम तीनों उदाहरणों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अब पहला उदाहरण है गृहं गच्छति। इसमें गृहं जो पहला शब्द है उसका पदांत कहलाता है म। मैं के पश्चात यहाँ पे ग व्यंजन आ रहा है, तो हम इस मैं को अनुस्वार कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से संधि जो बना गृहं गच्छति, और इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। दूसरा शब्द है हरिम वंदे। हरिम वंदे में जो पहला शब्द है हरिम, उसका अंतिम वर्ण है म, मैं के बाद जो आगे व्यंजन आ रहा है वह आ रहा है, उसको हम अनुस्वार कर देंगे मैं को, और यहां लिखेंगे हम हरिम वंदे। तीसरा वर्ण है कार्यं करोति। इसमें पहला शब्द है कार्यं, उसका अंतिम वर्ण है म और मैं के बाद व्यंजन आ रहा है, हम इसलिए मैं को अनुस्वार करेंगे कार्यं करोति। इस प्रकार हमारी ये अनुस्वार संधि हुई। अनुस्वार संधि में हमें मुख्य रूप से नियम को याद रखना है कि पद के अंत में मैं के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए तो उसे हम अनुस्वार कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी अनुस्वार संधि स्पष्ट हुई। दूसरी संधि हमारी आपके जसत्व संधि है, जिसको हम उदाहरण के द्वारा और नियम के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जसत्व संधि को समझाने से पहले मैं कुछ स्वर और व्यंजन को भी यहां आपको समझाना चाहूंगा। संस्कृत में मुख्य रूप से 13 स्वर होते हैं
और व्यंजन 33। इनमें हम व्यंजन को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले स्पर्श व्यंजन है, जो 25 स्पर्श व्यंजन है। इन 25 स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग हैं। क, च, ट, ट, प। इन पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये स्पर्श 5 व्यंजन हुए। हम इन पांचों में 5 वर्ग हैं ये, क, च, ट, त और प। तो ये सबसे पहले ये 5 वर्ग कहलाते हैं और ये 5 वर्गों में है 5-5 वर्ण है। इस प्रकार ये 25 स्पर्श व्यंजन है। जब मैं कहूंगा वर्ग का पहला वर्ण, तो ये वर्ग का ये पहला वर्ण है क, च, ट, त, प। वर्ग का दूसरा वर्ण क, ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरा वर्ण ये है, चौथा वर्ण ये है और ये पांचवा वर्ण। और पांचवा जो वर्ण है, ये पांचों वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। हम इनको अनुनासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमें मुंह और नाक की दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार जसस संधि में जो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें बार बार ये आएगा वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, और अंतिम वर्ण है वो पांचों अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। इसके पश्चात स्पर्श व्यंजन के पश्चात अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य, र, ल और व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, 3 तरह के श हैं। इसमें दंत से, मूर्धन्य से और तालव्य से और ह। इस प्रकार से ये हमने आपको व्यंजन समझाए। अब मैं आपको जसत संधि के बारे में स्पष्ट करूंगा। जसत संधि में हमारी दूसरी मुख्य संधि है जसत्व संधि। जसत संधि में जो मैं नियम लिख रहा हूं आपको, पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, वर्ग का पहला वर्ण, और दूसरी तरफ कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या ह, य, व, र, ल। तो हम जो पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, उसके पश्चात कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या है वर्ण हो, तो जो पद के अंत का पहला वर्ण है, पदांत वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। मैंने आपको नियम समझाया, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरी तरफ जो है कोई स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या है या वर्ण हो, तो हम पदांत वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर। जैसे क वर्ण है तो क वर्ण का पहला वर्ग जो है क है, उसका तीसरा वर्ण क, ख, ग हुआ। इस प्रकार से हम इनको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पे। वाक् प्लस ईशः, जगत प्लस ईसः, सुख प्लस अंत, अच प्लस अंत, वाक् प्लस ईस में है पद के अंत में
आपको क दिया हुआ है और उसके पश्चात स्वर दिया हुआ है, तो हम क को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, क का तीसरा वर्ण होता है क ख ग, और क आधा है तो ग भी आधा होगा, लेकिन आगे स्वर मिल रहा है उसमें, तो वो स्वर उसमें मिल जाएगा, तो ये शब्द बनेगा संधियुक्त शब्द वागीशः। दूसरा दिया हुआ है आपको जगत प्लस ईश है, तो इसमें पहले वाले शब्द में पदांत त दिया हुआ है, त के अपना ही तीसरा वर्ण त थ द होता है, और द में ये ई मिलेगी, तो जो शब्द बनेगा जगदीशः। तीसरा वर्ण शब्द आपको दिया हुआ है सुप प्लस अंत, इसमें प जो शब्द है पदांत है, और प का तीसरा वर्ण होता है प फ ब, तो शब्द बनेगा सुबंत। और चौथा जो आपको दिया हुआ है शब्द अच प्लस अंत, च के पश्चात स्वर आ रहा है, तो हम च का तीसरा वर्ण होगा ज अजंत। इस प्रकार से हम जसस संधि को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जसस संधि स्पष्ट हुई। इसके बाद हम तीसरी संधि लेंगे। अनुनासिक संधि। इसमें भी हमने जो आपको वर्ग स्पष्ट किए बहुत काम आएंगे। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि का जो नियम है, पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, आगे यहां पे वर्ग का पांचवा वर्ण हो, पांचवा वर्ण। तो पदांत वर्ण को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण करेंगे। मैं नियम को एक बार दोबारा स्पष्ट कर रहा हूं कि अनुनासिक संधि में पहला जो पद है, पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो और आगे वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो हम पदांत वर्ण को अपने वर्ग का पांचवा वर्ण करेंगे। इनको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला हमने उदाहरण लिया वाक् प्लस मयम, तत् प्लस में, सत प्लस मति। इन उदाहरणों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। वाक् प्लस में पदांत क वर्ण है और उसके पश्चात मैं जो दिया हुआ है वो अनुनासिक वर्ण है, तो पदांत क वर्ण को अपने वर्ग का पांचवा वर्ण क ख ग घ र हो जाएगा। इस प्रकार जो शब्द बना वांग्मयम शब्द बनेगा। दूसरा शब्द तत् प्लस में दिया हुआ है आपको। तत् शब्द में जो पदांत त वर्ण है उसके पश्चात अनुनासिक वर्ण में दिया हुआ है, तय का अपने वर्ग का पांचवा वर्ण त थ द ध न हुआ, तो शब्द बनेगा तन्मय। तीसरा शब्द आपको दिया हुआ है सत प्लस मति, इसमें भी पदांत तय वर्ण है, इसको अपने वर्ग का पांचवा वर्ण त थ द न हुआ, सन्मति। इस प्रकार से ये अनुनासिक संधि स्पष्ट हुई। हमारी चौथी संधि है जो तुकागम संधि है, उसको हम इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। तुकागम संधि। तुकागम संधि का जो नियम है, इसमें हर्ष या दीर्घ स्वर के पश्चात, हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद यदि छ आ जाए तो तुकागम
हो जाता है। उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। नियम मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद यदि छ आ जाए तो हम उसमें तुकागम हो जाता है, यानी उसमें बीच में चय जुड़ जाता है। जैसे पहला शब्द है वृक्ष प्लस छाया, अनु प्लस छेद, लक्ष्मी प्लस छाया। इन उदाहरणों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। पहला जो शब्द है वृक्ष प्लस छाया में, वृक्ष शब्द में स्वर अ दिया हुआ, उसके पश्चात छ दिया हुआ है, तो बीच में एक चय जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा वृक्षक छाया। दूसरा अनु प्लस छेद, इसमें अनु में ऊ स्वर दिया हुआ है, उसके बाद छ आया है, तो बीच में चय जुड़ जाएगा, चय का आगम हो जाएगा अनुच्छेद। और तीसरा लक्ष्मी प्लस छाया में, लक्ष्मी में बड़ी दीर्घ स्वर दिया हुआ है, बीच में चय जुड़ेगा, तो शब्द बनेगा लक्ष्मी छाया। इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको व्यंजन संधि स्पष्ट की है। व्यंजन संधि के और उदाहरण आपको हम वर्कशीट के द्वारा देंगे। आप इन सबको अपनी नोटबुक में लिखें और उदाहरणों को भी स्पष्ट करें, उदाहरणों को भी लिख सकते हैं।